हेलो दोस्तों, मैं आपका विक्रम राठौर एचएनटी न्यूज़ में स्वागत करता हूं आपका। आइए आज सुखबीर सिंह हुड्डा जी से रोहतक लोकसभा इलेक्शन की चर्चा करते हैं। तो सुखबीर जी ये बताइए कि जो रोहतक लोकसभा की सीट का अभी चल क्या रहा है, क्या हो सकता है? हाँ, ये आप विक्रम जी आपने बिल्कुल सही आज हरियाणा की जो पॉलिटिकल कैपिटल है जिसको रोहतक कहा जाता है, उसको आपने बिल्कुल सही टच किया और सही टाइम पे बात की। आज पीक पे है। कल प्रधानमंत्री जी भी आके गए हैं। रोहतक के साथ ही गोहाना अराउंड 25-26 किलोमीटर्स पे है। तो वहाँ उनकी रैली रही प्रधानमंत्री जी की। तो इसको समाप्त करते हैं कि ऑलमोस्ट जैसे रोहतक की हम कंस्टिट्यूंसी वाइज आपको मैं थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे जियोग्राफिकल और कैसे पॉलिटिकली कौन किस तरीके से कौन कंस्टिट्यूंसी को विधानसभा को कौन किस तरीके से होल्ड करता है। देखिए विक्रम जी, अभी लास्ट टाइम भी दो ही पार्टियों में मुकाबला था, वो था बीजेपी और कांग्रेस में। अब की बार भी वही है। बीजेपी कांग्रेस में ही मुकाबला है। पिछली बार जो कैंडिडेट थे वही अब की बार है कैंडिडेट है, उन्हीं को ही रिपीट किया गया है। पिछली बार अरविंद शर्मा जी करीबन 7,500 वोट से जीत गए थे। तो उसके अंदर काउंटिंग नॉन काउंटिंग ये वो काफी कुछ अ, बड़ा वो था, जिसको बड़े लोग झोलमाल ये वो दबाव की राजनीति जबरदस्ती डिक्लेयर करना बहुत सारे इश्यूज थे। और दीपेंद्र ने हैप्पीली उसको एक्सेप्ट किया कि चलो एनीवे ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ अपनी डिफीट को एंड आप अपने आप को विजयी डिक्लेयर कराएं। एंड उन्होंने बड़ा कि रोहतक का माहौल टेंस और ये ना खराब हो, दिस इज बट वो उसके माइंड में था जो सुनने में आया गया है। हाँ, अब आते हैं कि अब की बार क्या हालात है। पिछली बार करीबन करीबन अगर आप देखेंगे अरविंद शर्मा जी को 5,73,000 के करीब वोट मिले थे और दीपेंद्र जी को मिले थे 5.66 के आसपास उनको मिले थे। और जो वहाँ पे एनएलडी थी उस टाइम में जेजेपी कहें या नहीं थी, जैसे जो भी है, उनकी 20,000 वोट थी। दैट इज नॉन वो नेग्लिजिबल ही बात थी एक तरीके से, और कोई पार्टी वही नहीं थी। वही हाल अब की बार है। अब की बार जेजेपी का कैंडिडेट है वो रविंदर सांगवान जी। मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरह की वो इसी ये फिगर टच कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो अब आते हैं दीपेंद्र पे और अरविंद शर्मा जी पे। कल प्रधानमंत्री जी की रैली आने के बाद बीजेपी ये मानने लगी है कि उनका इलेक्शन उठेगा। क्या कहते हैं, लोगों में माहौल चेंज होगा, थोड़ी सी हवा बदलेगी, फिजा बदलेगी, लोगों में माहौल बदलेगा। और जिस तरीके से अब बीजेपी की बात करते हैं अरविंद शर्मा जी की, अरविंद शर्मा जी को अगर आप टेक्निकली जो लोग जिसको हम टेक्निकली बोल रहे हैं, अगर लोगों की अपनी लोकल भाषा में देसी भाषा में आम चौपाल की भाषा में चाहे टी स्टॉल्स पे पार्क्स में आप कहीं पे भी देखें सोशल गैदरिंग्स पे मैरिजेज फंक्शंस पे ये जब चर्चाएं होती हैं, क्योंकि हरियाणा एक बड़ा बहुत ही एजुकेटेड स्टेट है। यहाँ लोग बड़े अवेयर हैं, वो जानते हैं कि इस तरह का क्या है, कौन सी पार्टी किस तरीके से जा रही है, किसने क्या किया, किसने कंट्रीब्यूट किया स्टेट के लिए। बहुत सारे मुद्दे हैं जो हरियाणा के लोगों की पकड़ में रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली अवेयरनेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली पढ़े लिखे हैं हरियाणा के लोग। तो बीजेपी का जैसे ही एक तो इन्होंने कैंडिडेट बहुत ही लेट डिक्लेयर किया, लोग बहुत गैस कर रहे थे कि सतीश रांदल जी आएंगे, शमशेर खरकड़ा जी आ सकते हैं, और मनीष ग्रोवर का भी नाम चला। उन्होंने कहा जी मनोहर लाल खट्टर जी भी आ सकते हैं, मतलब इस तरह था किशन मूर्ति हुड्डा जी भी आ सकते हैं, जितने नाम उतनी गैस। आखिर में ये था अरविंद शर्मा जी ही वापस उनको उसके ऊपर ही स्टक रहना पड़ा। और अरविंद शर्मा जी की अपनी पॉकेट में आप कह लीजिए उनकी उनकी किट्टी के अंदर मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई अचीवमेंट है जिसको जिसको वो रोहतक और ये करीबन 9 विधानसभाएं हैं उनके लोकसभा के अंदर, कि जहाँ पे वो खुद क्लेम कर पाए कि उन्होंने ये क्या कहते हैं लोकसभा सीट के अंदर आके ये बहुत कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए, कोई फैक्ट्रीज लेके आए, कोई ट्रेन चलाई है, कोई मतलब उन्होंने कोई कार्गो एयरपोर्ट टाइप लेके आए हैं या कुछ भी कोई प्राइवेट इंडस्ट्री लेके आए हैं, ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसके बाद आते हैं कि अरविंद शर्मा जी की जो लोकल अपने विधायकों के साथ जो उनका जो लोकसभा के अंदर जो रोहतक सिटी है, वहाँ पे मनीष ग्रोवर जी आते हैं जो अब हार गए थे भारत भूषण बत्रा जी से। उनका बड़ा जनाधार है क्योंकि सरकार के साथ रहे हैं, वो एक्स मिनिस्टर भी रहे हैं और उनके साथ इनका 36 का आंकड़ा हो गया।
और ईगो की लड़ाई आ गई, अब वो दिल से इनके साथ नहीं है। तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि पहले हम रोहतक शहर की बात करें तो अरविंद शर्मा जी के पास ऐसा कोई वो नहीं है कि जिसके अंदर वो सिर्फ मोदी जी के अलावा कोई ऐसा या कोई स्टेट से ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए जिससे वो अपने आप को पब्लिकली ये एक्सेप्ट कर पाए कि जी हाँ, मैंने ये करवाया है। तो ना कोई नेशनल हाईवे लेके आए, ना कोई स्टेट हाईवे लेके आए, ऐसा वो उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया इन द ग्रोथ ऑफ पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी। तो लोग काफ़ी सख्त नाराज हैं, किसी कंस्टिट्यूंसीज को, विधानसभा की कंस्टिट्यूंसीज को विजिट नहीं किया। तो ओवरऑल विक्रम जी काफ़ी मैं कहता हूँ हरियाणा की उसमें कहते हैं ना माड़ा हाल है, और हरियाणवी लोग तो कहते थे बड़ा माड़ा क्या बड़ा भुंडा हाल है हरियाणवी लैंग्वेज में कहा जाए तो। और इसके कंपैरिजन में रोहतक कंस्टिट्यूंसी की बात करें तो क्योंकि सिटिंग विधायक यहाँ पे भारत भूषण बत्रा जी हैं, और क्योंकि वो कांग्रेस से आते हैं, जीत के आए हैं, बड़ा अच्छा जनाधार है। भूपेंद्र हुड्डा जी ने बहुत काम किया रोहतक में, जिससे उनका दीपेंद्र जी का यहाँ पे एक अपर हैंड है। उसके बाद अगर आप चलते हैं रोहतक के साथ ही महम विधानसभा में, वहाँ से इंडिपेंडेंट विधायक बने बलराज कुंडू जी, जहाँ मेजोरिटी वोट्स सारी जाट्स की है अगर आप देखें तो वहाँ पे। तो वहाँ भी मुझे लग रहा है कि बीजेपी अभी पीछे चल रही है। उसके बाद आ जाए गढ़ी सांपला किलोई, जो मेरी कंस्टिट्यूंसी है। यहाँ से आप को पता ही है कि इस तरीके से जो पिछले 15-20 साल से रुझान चल रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा जी की तरफ एक तरफा झुकी होती है, जो सच्चाई है। मैक्सिमम लीड यहीं से आती है। उसके बाद रोहतक को मैंने आपको बता ही दिया कि भी रोहतक में किस तरीके से है। रोहतक के अंदर कांटे का टक्कर है, क्योंकि मनीष ग्रोवर जी इतना दिल से नहीं आए जितना उनको आना चाहिए था। अब ठीक है, जैसे उन्होंने दिखाना है उस तरीके से कर रहे हैं। उसके बाद आ जाए आप कलानौर, जो एक कांग्रेस के पास सीट है, जो एक रिजर्व्ड सीट है कलानौर। तो यहाँ मुझे लगता है कि कलानौर के अंदर अभी इस टाइम कांग्रेस का अपर हैंड है, दीपेंद्र जी की अच्छी पकड़ है वहाँ पे। और उसके बाद अगर आप आते हैं तो बहादुरगढ़ के अंदर एक ऐसा अभी ये कंस्टिट्यूंसी ऐसी है जहाँ जो बिल्कुल दिल्ली के साथ टच होती हुई है। दिल्ली का ऑलमोस्ट हिस्सा ही कह लीजिए बहादुरगढ़, कहने को हरियाणा में, बट इज ए पार्ट ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं राजेंद्र जून जी। तो यहाँ ये एक ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जहाँ पे बीजेपी का अपर हैंड अभी तक लोग मान रहे हैं। और जिस तरीके से क्या कहते हैं, जैसे जैसे इलेक्शन उठ रहा है तो अभी भी एक बीजेपी का इस कंस्टिट्यूंसी में अपर हैंड माना गया है। उसके बाद आते हैं, उसके साथ लगती हुई बादली कंस्टिट्यूंसी आती है, जो एक जाट डोमिनेटेड कंस्टिट्यूंसी है। यहाँ पे भी लोगों का मानना है कि दीपेंद्र का अपर हैंड है। तो इसके बाद आ जाए एक रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है झज्जर। तो झज्जर एक ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जहाँ पे आप एक तरीके से बैलेंस करके चलते हैं। हालांकि काफ़ी कुछ अभी वहाँ पे दीपेंद्र से कुछ लोगों की, कुछ बिरादरी की ऐसी नाराजगी की कुछ खबरें आई थी, कुछ वो था। तो वहाँ भी झज्जर में भी कांटे की टक्कर है, लेकिन ओवरऑल कांग्रेस का वहाँ पे एज लग रहा है। तो उसके बाद आप आ जाए बेरी के अंदर। बेरी जो एक बिल्कुल तरीके से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, जहाँ पे रघुवीर खादन जी वहाँ पे सिटिंग विधायक है, उनकी बड़ी अच्छी पकड़ है। वो 4-5 बार 6 बार से कंटिन्यूस विधायक बन रहे हैं, उनको अभी तक कोई हरा नहीं पाया है। और जो सबसे उसके बाद आते हैं हम कोसली विधानसभा पे। ये कोसली विधानसभा एक ऐसी है कि जिसको एक तरीके से वहां से महेंद्रगढ़ के इलाके से कट करके रोहतक में ऐड किया गया है। जो एक वहाँ पे राव इंद्रजीत जी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, जो एक बीजेपी के कद्दावर नेता है और एक सिटिंग मिनिस्टर है। तो कोसली में पिछली बार दीपेंद्र की काफी वहाँ पे बड़ी हार थी। तो अभी भी लगता है कि कोसली में, हालांकि दीपेंद्र ने काफी ज्यादा मेहनत की है, लेकिन अभी भी कोसली में बीजेपी का काफी अपर हैंड है। तो अगर मैं ओवरऑल 9 कंस्टिट्यूंसीज में से मैं आपको बात करूं कि 3 कंस्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहां पे दीपेंद्र को लोग ये मान रहे हैं कि भाई यहाँ पे वो पीछे चल रहे हैं, जिनमें एक कोसली आती है, नंबर 2 पे बहादुरगढ़ आती है, और नंबर 3 पे करीबन करीबन रोहतक को भी मानते हैं। तो इसके अलावा ये 3 कंस्टिट्यूंसी के अलावा और कोई ऐसी कंस्टिट्यूंसी नहीं है कि जिसके अंदर आप क्या कहते हैं बीजेपी को अपर हैंड दे सके और ऐसा वो कर सके। और बहुत सारे लोगों ने ये भी एक रियलाइज किया हुआ है कि भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को जो पिछली बार 2019 में हमने हराया था, वो एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि दीपेंद्र की उसमें कोई गलती नहीं थी।
दीपेंद्र ने जो भी लोकसभा के लिए कंस्टिट्यूंसी रोहतक कंस्टिट्यूंसी के लिए जो उसने कंट्रीब्यूट किया है, जो उसने एजुकेशन हब बनाया है, जो उसने एक रोहतक हांसी ट्रेन को रोहतक से झज्जर की ट्रेन के लिए रेवाड़ी तक वो कराया है, नेशनल हाईवेज निकाल। और रविंदर वो एक तरीके से कहना जाए, जहाँ तक रविंदर सांगवान जी हैं जो जेजेपी से आते हैं, उनके पास कहने के लिए कोई वो नहीं है, उनको हम किसी भी तरीके से इस दौड़ में नहीं मानते हैं। और दीपेंद्र जी के पास बहुत सारी चीज़ें लोगों को कहने के बताने के लिए उनके पास जो उनकी चीज़ें वहाँ पे दिखाई देती हैं, जो दीपेंद्र जी अपना यहाँ पे लेके आए हैं और जो उन्होंने यहाँ पे इस लोकसभा के लिए काम किया है। और टॉप अप इट एक दीपेंद्र की अवेलेबिलिटी और लोगों में रहना मिलना जुलना, दीपेंद्र का बहुत रहा, सामाजिक सुख दुख में आना जाना उनका बहुत रहा। बल्कि अदर वे दूसरी तरफ जाएं तो अरविंद शर्मा जी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में रहे, जिसमें नवीन जैन जी के साथ एक लैंड अलॉटमेंट जो ब्राह्मण संस्था के लिए थी, चीफ मिनिस्टर साहब से डायरेक्ट पंगा ले लिया, बड़े लोगों आरएसएस को बीच में आकर उसको इंटरवीन करके शॉर्ट आउट करना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि अरविंद शर्मा जी को, चलो पिछली बार लोग बहक गए थे, या लोग जो अपने आप कहते जी हम बहक गए थे, मोदी जी की बातों में आ गए थे, तो इसलिए अरविंद शर्मा जी को वोट डालेगी। तो लोग, अब लोगों का ये मानना है, जिस तरीके से बहुत सारे चैनल जो और बहुत सारे हमारे सोर्सेज देख रहे हैं कि आपकी बार क्या रहने वाला, लोगों का रुझान क्या है, तो लोगों का रुझान काफी हद तक ये लग रहा है कि वे रियलाइज कर रहे हैं कि दीपेंद्र को हरा के हमने गलती किया। ये ओवरऑल एक क्या कहते हैं, एक रिव्यू था रोहतक लोकसभा सीट का। और मेरा ये मानना है, मेरा ये कंक्लूजन है कि प्रधानमंत्री ने जी ने जो आना था गोहाना के अंदर, उसका जो रोहतक पे इफेक्ट आना था, कोई बड़ी खास रैली नहीं हुई, बहुत बड़ा कोई आउटकम नहीं है, बहुत बड़ी कोई हवा नहीं बनी, और क्या कहते हैं, रोहतक लोकसभा सीट के ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आया। और फाइनली इसको मैं इस तरीके से कंक्लूड करता हूँ कि रोहतक लोकसभा के अंदर विक्रम जी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि दीपेंद्र हुड्डा की एक बड़ी जीत होगी। आप उसको, मैं ये तो नहीं कहता कि लैक्स में होगी, हाँ, बट ये है कि बहुत बड़े लैक्स में तो नहीं होगी, बट हाँ लैक्स में होगी। एक जिसको 1 लाख भी कह सकते हैं, 1.25 लाख भी कह सकते हैं, 1.5 तक भी कह सकते हैं आप, इस रेंज के अंदर उनकी दीपेंद्र हुड्डा जी की जीत होने वाली है। और बाकी तो समय के साथ फिर आपको अगर कोई भी कुछ किसी तरह की डेवलपमेंट होती है तो आपको अपडेट करेंगे, आपके साथ फिर चर्चा करेंगे। आप आए, आपने चर्चा की, अपना समय निकाला और इस पे चर्चा की। थैंक यू विक्रम जी। और आप बहुत दिल से और बड़ी मेहनत से आप हरियाणा के अंदर जुटे हुए हैं, हरियाणा की गर्मी को देख रहे हैं, हरियाणा के कल्चर को देख रहे हैं, और आपने जो बताया कि हरियाणा के कल्चर को बहुत पसंद कर रहे हैं, ये हरियाणा की मिठास, हरियाणा की बोली, हरियाणा का प्यार और हरियाणा के लोगों का गले मिलना और लोगों के ऊपर से हाजिर जवाबी चुटकुले सुनाना, तो ये हरियाणा के लोगों के में अपने स्वभाव के अंदर है। तो आप वो कहते हैं ना, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए और लोगों के साथ ऐसे रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू विक्रम जी। नमस्कार।